गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो नॉलेज क्लासेस। हम क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कहता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, स्टेशनरी 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। रिपल्सिव हो सकता है जब लाइक चार्ज हो तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। और जब अनलाइक चार्ज हो तो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। तो जो फोर्स है दोनों के बीच वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इनकी बीच की डिस्टेंस में r लूं तो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड, ये डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पे भी ये डिपेंड करता है। अगर ये चार्जेस वैक्यूम में अपन माने तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा बेटा? Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा क्या? K, जिसको अपन ने क्या कहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q1 Q2 r स्क्वायर। ये जो K है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करता है बेटा? मीडियम पर। मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे K की वैल्यू चेंज होगी। और फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 × 10⁹ और साथ में इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यहां से बेटा अपन निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। r स्क्वायर लिख लिया मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी क्या होगी? यूनिट। तो फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ ये हमने पढ़ लिया था। एक बात और, जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के सेंटर से मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ये दोनों चार्जेस की सेंटर है, इससे मिलने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और यहाँ पे r स्क्वायर है, मतलब r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स भी है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा था? इनवर्स स्क्वायर लॉ, वैसे ये भी कौन सा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब अपन इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में अपन लिख रहे हैं। तो बेटा Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, क्योंकि दोनों सेम चार्ज सेम नेचर के हैं। सेम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना? तो मैंने पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहा हूं, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया? 2 पे लग रहा है F21। क्या नाम दिया? F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 Q1 पे लगाएगा। इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया बेटा?
1 2 किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस तरफ, हमेशा लाइन के अलोंग लगता है तो इस तरफ लगेगा। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। अब बेटा जो ये R है, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको वेक्टर में अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इस तरफ से लिखना चाहूं 1 से 2 की तरफ, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, R फाइनल, 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, 1 से 2 की तरफ, तो कैसे लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये जो डिस्टेंस है इसको वेक्टर में अपन दो तरीके से लिख सकते हैं कि मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, 1 से 2 की तरफ, तो इसको कैसे लिखूंगा, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 को कैसे लिख सकते हैं, R2 1 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इधर से डिस्टेंस 2 से 1 की तरफ डिस्टेंस लूं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन, फाइनल क्या हुआ, 1 हुआ, तो R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं, R12, क्या लिख सकते हैं, R12, ठीक है। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो जो फोर्स है, तो ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स F21 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, पहले मैग्नीट्यूड आएगा, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में यहां पे क्या लिखते हैं अपन, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अपन किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का। तो बेटा जो F21 है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो 1 से 2 की तरफ है ना, 21 वेक्टर, R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, R21 कैप, ठीक है। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि R21 कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, R21 फुल वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो R21 कैप की जगह अपन ये रखें तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R² R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है बेटा। R21 क्या है, मैग्नीट्यूड, R क्या है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का तो डिस्टेंस है वो है। तो R21 क्या है, जो अपन ने वेक्टर लिया उसका मैग्नीट्यूड, मतलब R ही हुआ ना, R21 मतलब R² into R क्या हो गया, R क्यूब, तो K Q1 Q2 R, या तो इसको R21 लिख लो या फिर इसको R लिख लो, तो मैं इसको R21 लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, R21 क्यूब नीचे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही है, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, R21 वेक्टर। तो F21 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है वेक्टर फॉर्म में। ऐसे F12 को लिखना है, F12 लिखते हैं, देखिए जो फोर्स F12 है, मतलब Q1 पे कौन लगा रहा है, Q2, Q1 चार्ज पे Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, F12। तो यहां पे क्या आएगा, पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R², साथ में क्या आएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। तो बेटा जो F12 है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब R12 की डायरेक्शन में। तो R12 की डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, R12 कैप, क्या लिख सकते हैं, R12 कैप। तो F12 K Q1 Q2 R² R12 कैप को वेक्टर में लिखूं
तो फुल वेक्टर r12 अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड r12, ठीक है। तो F12 के Q1 Q2, तो या तो इसको R लिख लो या फिर इसको R12 लिख लो, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, ये क्या मैग्नीट्यूड की मतलब डिस्टेंस, जो अपन ने डिस्टेंस लिया था वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं R12 का Q, और इधर क्या बेटा R12 वेक्टर। तो ये आ गया अपना फोर्स F12, फोर्स F12, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखें कि देखिए जो R12 है, हम जानते हैं जो R12 है वो इक्वल है किसके R21 के मैग्नीट्यूड में। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कि R21 1 से 2 की तरफ है, जबकि R12 2 से 1 की तरफ है, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया माइनस। तो इस इक्वेशन का यूज अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में करें तो अपने को वहां से एक कंक्लूजन मिलेगा। वो कंक्लूजन क्या है बेटा, F12 वेक्टर इक्वल है माइनस F21 वेक्टर के। देखिएगा इस इक्वेशन का यूज अगर अपन इक्वेशन सेकंड में करें, मतलब 12 की जगह R21 रखें, तो अपने को ये कंक्लूजन मिलेगा F12 वेक्टर इक्वल है किसके माइनस F21 वेक्टर के। यहां से इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है अपोजिट। दोनों वेक्टर, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो क्या है बेटा इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन कह सकते हैं जो कूलम फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। कोलंबियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस इक्वेशन से ये कर सकते हैं कि एक्शन, जितना अपन एक्शन कर रहे हैं उतना ही अपोजिट अपने को क्या मिल रहा है रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जो कोलंबियन फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। ये है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में आपको दो इक्वेशन लिखनी है, F21 और F12, ठीक है। और इन दोनों का कंक्लूजन क्या आएगा बेटा, F12 इक्वल माइनस F21। इस इक्वेशन से अपने को क्या मिला कि जो फोर्स है Q2 पर और Q1 पर मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। इसी वेक्टर फॉर्म पे अपन कुछ कंक्लूजन और निकालेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्लास आएगी उसके अंदर अपन जो कूलम फोर्स है इसका कंपैरिजन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।